हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं के लिए जो सेट पेपर उत्तर सहित मैं आपको बताने वाला हूं, ये उसका पहला सेट है और इसमें टोटल 23 प्रश्न हैं और आप लोगों को पूरे प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कक्षा 10वीं, विषय है आपका हिंदी। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हिंदी। और ये मेंस एजुकेशन जो लिखा हुआ है ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी है और टेलीग्राम चैनल का नाम भी है। और जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, ये भी आप याद रखें। और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से जो 80 नंबर का जो सेट मैंने आपको बनाया है, आप लोगों के कम से कम इसमें से सारी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप अच्छी तरह से पूरा सेट पेपर हल करेंगे। एक एक प्रश्न आप देख सकते हैं, इसमें मैंने टोटल 23 प्रश्न बताए हैं और जैसे आपके वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है उसी के आधार पर सारा का सारा बताया है। और 23 ही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में आएंगे। मॉडल टेस्ट पेपर के आधार पर आपका ये उत्तर सहित एक और पेपर मैंने बनाया है जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी विजिट करा है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली जो अपडेट है वो डेली की अपडेट आपको मिलती रहे। और आप लोगों को मैं अभी जैसे हिंदी का भी बता रहा हूँ पहला सेट, इसके बाद में दूसरा सेट बताऊँगा, दोनों को आप लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, और इसके बाद में आपको मैं संस्कृत का बताऊँगा, संस्कृत का पूरा सेट बताऊँगा उत्तर सहित, सारे के सारे हल बताऊँगा आपको। वो भी आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए रहेगा, टोटल 80 नंबर का रहेगा और सभी के उत्तर मैं आपको बताऊँगा। तो बिल्कुल आप देखिए, सेट ए है ये। ठीक है, सेट कौन सा है तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये आपका सेट ए है, याद रख लेना। सेट ए बता दिया है, इसके बाद में सेट बी बताऊंगा। तो आइए बात करते हैं हम पहले प्रश्न से। और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पूरे के पूरे 80 नंबर के आपके प्रश्न इस प्रकार से रहेंगे। पहला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। राजनीति किसने सीख ली है? गोपियों ने, कृष्ण ने, उद्धव ने या नंद बाबा ने? तो पार्ट 1 का आपका प्रश्न है ये। तो राजनीति किसने सीख ली है? श्री कृष्ण ने सीख ली है। और क्या लाइन बोली थी? हे हरि राजनीति पढ़ी आए। अगला देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव बताना है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपको हास्य रस का स्थायी भाव बताना है हास। ठीक, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और इसके बाद में समास के प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 4 या 6? तो आपको बताना है कि समास के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, समास के 6 प्रकार होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित है? क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित है? कुमकुम का, केसर का, भभूत का या सभी का? तो आपको याद रखना है भभूत का। ठीक है, अगला है संचारी भाव की संख्या है। जो संचारी भाव है इनकी संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 33 है। कितनी है? 33, 33 है। ऑप्शन नंबर सा में आपको दे रखा है। और देखो, मूल रूप से जो संचारी भाव की संख्या मानी गई है वो 33 मानी गई है। और संचारी भाव ऐसे भाव होते हैं जो मनुष्य के हृदय में आते जाते रहते हैं। ठीक है, संचरण करते रहते हैं। छठा प्रश्न देखिए इसी का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 6। गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही है? तो आपके ऑप्शन है सूरदास, कृष्ण, उद्धव या बलराम को। तो जो गोपियाँ हैं वो उद्धव जी को बड़भागी कह रही है, बड़ा भाग्यवान कह रही है, क्योंकि उद्धव उन्हें योग की शिक्षा देने के लिए आए थे और भगवान कृष्ण के द्वारा उनको भेजा गया था। ठीक है, और ये जो पद है ये सूर के पद जो है आपका पाठ उससे लिया गया है। ठीक है, गोपियों वाला। और इसके रचनाकार सूरदास है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पारसोली नामक जो गांव है उसमें इनका निधन हुआ था सूरदास जी का, वो भी आपको ध्यान रखना है। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी ये सूरदास जी की रचनाएं हैं, ये भी आप ध्यान देंगे। देखिए अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। स्त्री शिक्षा 1 अंक की रचना रामचरितमानस, एक कहानी ये भी माता का अंचल और जयशंकर प्रसाद। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि स्त्री शिक्षा से क्या होगा? स्त्री शिक्षा से देश का गौरव बढ़ेगा। 1 अंक की जो रचना होती है वो एकांकी कहलाती है। इसके बाद में रामचरितमानस महाकाव्य है। एक कहानी ये भी, तो इसमें आपको याद रखना है एक कहानी ये भी। इसमें देखिए एक कहानी ये भी आपका ऑप्शन है मन्नू भंडारी वाला, ये करेक्ट होगा। माता का अंचल शिवपूजन सहाय और जयशंकर प्रसाद छायावाद, क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद जी है इनको छायावाद के प्रवर्तक माना जाता है।
प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का। ठीक है। माता का अंचल शिवभूषण सहाय, और ये एक कहानी ये भी मंडू भंडारी। ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। जोड़ी के बाद में देखिए खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसके भी आंसर देखिए सभी का, और इनको अच्छे से याद करेंगे। सूरदास रस के कवि थे, तो आपको याद रखना है वात्सल्य रस के कवि थे। ठीक है, वात्सल्य रस के कवि थे, और सूरदास को वात्सल्य रस का क्या बोला जाता है? राजा भी बोला जाता है, मतलब कि सम्राट। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो इसमें क्या आएगा, आप याद रखेंगे वात्सल्य, पहले में वात्सल्य। इसके बाद में नाटक में अंक होते हैं, नाटक में एक अंक होता है या अनेक अंक होता है, तो आपको याद रखना नाटक में अनेक अंक होते हैं। ठीक है, अनेक। अगला है भोलानाथ का वास्तविक नाम था, तो भोलानाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ भोलानाथ का वास्तविक नाम था। ये ऑप्शन नंबर 2 में आपको दे रखा है, भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं, तो आपको बताना है काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक तो है दृश्य काव्य, दृश्य काव्य, और उसके बाद में एक और जो भेद होता है वो है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य, ये काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य और श्रव्य। तो इसमें आप क्या करेंगे? 2। इसके बाद में मात्रिक छंद में गणना होती है, तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है, तो आपको याद रखना है मात्रा की इसमें लिख लेना है। मात्रिक छंद में मात्रा की गणना होती है, और जो वर्णिक जो छंद होते हैं ना, वर्णिक छंद, उनमें वर्णों की गणना होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। अच्छा, आपको ये बताना है कि जो महाकाव्य है उसमें किस प्रकार के जीवन का चित्रण होता है। तो इसमें होता है समग्र, मतलब संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है महाकाव्य में, और खंडकाव्य में होता है आधा। तो इसमें समग्र आप कंप्लीट करेंगे। रस को की आत्मा माना गया है, तो यहाँ पर याद रखेंगे रस को काव्य की आत्मा माना गया है। किसकी आत्मा माना गया है? काव्य की। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि आपको इसी प्रकार की और भी अपडेट मिलती रहे। अब ये देखिए सत्य असत्य। सत्य असत्य, बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, ये असत्य है, क्योंकि जो बाल गोविंद भगत थे वो गृहस्थ थे। ठीक है, तो पहले में आप क्या लिखेंगे? असत्य। दूसरा देखिए समास के 3 भेद होते हैं, तो ये भी असत्य है, क्योंकि समास के 3 भेद नहीं, समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के? तो आप याद रखेंगे समास के 6 भेद होते हैं। तो ये जो सेकंड वाला है इसमें भी आप असत्य लिखेंगे। बेजू की मुलाकात मूसन तिवारी नामक व्यक्ति से हुई थी, इसमें आप लिखेंगे सत्य। अगला है शिव धनुष राम ने तोड़ा था, बिल्कुल सही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा था। महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में 5,000 थी, तो इसमें भी आप लिखेंगे सत्य। और अस्थायी मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, ये है असत्य, क्योंकि जो अस्थायी मनोविकार होते हैं ना, ये अस्थायी वो संचारी भाव कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या दिया है? स्थायी भाव दिया है, तो ये गलत है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? असत्य। अस्थायी मनोविकार स्थायी भाव नहीं कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है, तो ये असत्य होगा। ठीक है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, असत्य है। दूसरा असत्य है, ये तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है, और छठा असत्य है। अब स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसका कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, प्रश्न आपके आ चुके हैं। अब प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक एक का उत्तर बताऊंगा, लिख लेना, अपनी कॉपी में नोट करके याद करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? याद रखना 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से? एक तो है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, ठीक है, जिसको सरल वाक्य भी बोला जाता है। एक है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, और उसके बाद में तीसरे नंबर पर आप लिख लेना संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। ये 3 प्रकार के इसमें आप वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य तीनों आप अच्छे से लिखेंगे। ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। कितने? 3 भेद होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए। तो विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा। ठीक है, ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। दूसरे प्रश्न में घृणा आपको याद होना चाहिए। सभी जो मुख्य रूप से रस तो 9 बताए, लेकिन वात्सल्य रस को जोड़ लिया तो 10 रस हो गए। तो संख्या अगर पूछी जाए तो 9 बताएंगे आप। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्ताज, फ्रांसीसी। ये आप इसमें याद रखेंगे, रिपोर्ताज
रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ये यहाँ पर लिखकर बता देते हैं। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ पर लगी थी? तो ये कस्बे के चौराहे पर ले गई थी, कस्बे के चौराहे पर। ठीक है, ऐसे याद रखना। नई दिल्ली में क्या नहीं था? तो आप यहाँ पर लिखेंगे नाक नहीं थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, चांदनी रात के बाद क्या आता है? ठीक है, तो चांदनी रात के बाद में तारों वाली रात आती है। ठीक है, और अगला देखिए, सीता स्वयंवर में लक्ष्मण किसके साथ गए थे? तो राम जी के साथ गए थे। ठीक है, सीता स्वयंवर में लक्ष्मण किसके साथ गए थे? तो राम तो थे ही सही, साथ में विश्वामित्र उनके गुरुजी थे, उनके साथ गए थे। विश्वामित्र लिख लेना आप। ठीक है, विश्वामित्र के साथ। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये वाले प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद में हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो उसमें आप लिखेंगे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का हास नामक स्थायी भाव के साथ जब संयोग होता है, वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। और हास्य रस का जो उदाहरण है वो आप इसमें लिख सकते हैं, फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पेंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद में और जो ये प्रश्न है ये तो आप प्रश्न कर ही सकते हैं, और अगर समस्या आए तो मुझे बता देना, क्योंकि अब मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा वो रहेंगे आप लोगों के नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन 4-4 अंक वाले। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? अलंकार किसे कहते हैं? ये याद रखना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की है? कमल के पत्तों से। ठीक है, और उसके बाद में वो तेल की मटकी से आदि से की है, ऐसे आप याद रखेंगे। और प्रयोगवाद की विशेषता लिखनी है आपको, नई कविता की विशेषता लिखनी है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है? दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए, ऐसा छंद जिसमें प्रथम व तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है? पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है। और उसके बाद में जो दूसरा और चौथा चरण होता है, दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? दोहा। क्या बोलते हैं? दोहा। दोहे में 13-11 होता है, याद रखना। पहले चरण में और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होगी, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होगी। कितनी? 11-11 मात्रा होगी। ये दोहा है। और रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। एक तो ये भी आप लिख सकते हैं उदाहरण में। या चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। छंद की परिभाषा, छंद के प्रकार बताने हैं। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? फादर की उपस्थिति देवदार की चाय जैसे क्यों लगती है? जीवनी आत्मकथा में अंतर बताएंगे। नाटक एकांकी में अंतर बताएंगे। इसके बाद में समास की परिभाषा देख लीजिए। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र। द्वंद्व समास की परिभाषा उदाहरण लिखिए, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप इसमें क्या लिखेंगे द्वंद्व समास की परिभाषा में? कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विपरीत अर्थ का बोध कराए, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, माता पिता, माता पिता, इसमें माता और पिता। ठीक है, योजक चिन्ह को हटाकर योजक चिन्ह का इसमें लोप कर दिया जाता है और समास वगैरह किया जाता है। माता पिता, तो माता और पिता द्वंद्व समास है, मतलब एक दूसरे के विपरीत का भी बोध कराया जाता है इसमें। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता क्यों कहा है? और माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा है? 23वीं प्रश्न की हम इसमें डिस्कस करेंगे। और अब मैं आपको 19वें क्वेश्चन से आंसर बताऊंगा सारे के सारे। लेकिन आपको ये प्रश्न बताना जरूरी इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको आप याद कर लेंगे ना, तो आपके 80 में से, मैं कह रहा हूँ कम से कम, अगर आपने ढंग से ध्यान रखा तो 80 में से 80 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। यही पैटर्न है पूरा, इसी में के क्वेश्चन रहेंगे। और मोस्ट क्वेश्चन तो सारे मैं आपको बता ही रहा हूँ। सारा सेट लगा लेना, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये कंप्लीट कर लेना दोनों। ठीक, देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी स्वयं प्रकाश का साहित्यिक परिचय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो जयशंकर प्रसाद का काव्यगत परिचय, कंप्यूटर के आविष्कार पर विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में संवाद लेखन लिखना है। एक संवाद लेखन में एक प्रश्न पूछता है, एक उत्तर देता है। ठीक, और उसके बाद में 19वां प्रश्न देखिए उत्तर सहित। अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो मानव जीवन बहुत संघर्ष में होता है, उसे पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तो शीर्षक बताना है,
ठीक है। तो शीर्षक में आप लिख सकते हैं यथार्थ मानव। यथार्थ मानव लिखेंगे आप शीर्षक में, यथार्थ मानव। ये जो पहला प्रश्न है ना, इसमें आपको ऐसे लिखना है यथार्थ मानव। ठीक है। मनुष्य किस कारण से श्रेष्ठ है, तो आप इसमें बताएंगे मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है। ये मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है, तो सारांश में आप यहाँ से लिख देंगे पहली लाइन। इसके बाद में कह सकते हैं दूसरी लाइन ऐसे बनाकर लिख देंगे कि मनुष्य को ईश्वर ने समान बनाया है और ये जो संसार है कर्म करने वाले मनुष्यों के साथ है, देवता भी उनसे ईर्ष्या करते हैं जो कर्म करता है। मनुष्य अपने कर्म बल कारण श्रेष्ठ है, धन्य है मनुष्य का जीवन। इस प्रकार से ये सारांश इसमें आप लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद में ये आपको कविता दी है विपदाओं से मुझे बचाओ वाली, ये आपको करना है। और इसमें जो उत्तर भी दिए हैं, मतलब प्रश्न भी दिए हैं, इनके उत्तर करना है। कवि खुद को किससे बचने की कह रहा है, विपदा से। कवि ईश्वर के अलावा किस पर भरोसा कर रहा है। ठीक। इसके बाद में कवि सहायक न मिलने पर क्या प्रार्थना कर रहा है। इसके बाद 20वें प्रश्न में काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या रहेगी। 21वें गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या रहेगी। दोनों का अथवा भी रहेगा। 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। ये व्याख्या आप याद कर लेना, छाया मत छूना वाली ये। और इसके बाद में ये देखिए 22वां प्रश्न, 2 दिन का अवकाश है तो अपने विद्यालय के प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। अपने मित्र को परीक्षा में सफलता प्राप्त होने पर बधाई पत्र लिखिए, 4 अंक का। और इसके बाद में लास्ट वाला क्वेश्चन जो है 4 अंक वाला, वो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए। जीवन में खेलों का महत्व, कोविड-19, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान वर्धन या अभिशाप। तो विज्ञान के जो चमत्कार निबंध है ये हमने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं वीडियो, आपको वहाँ पर भी वो मिल जाएगा। ठीक है। तो जो विज्ञान के चमत्कार निबंध है अच्छे से आप याद कर लेंगे। जीवन में खेलों का महत्व, दोनों में से एक, या फिर ऐसा करना पर्यावरण संरक्षण वाला कर लेना और विज्ञान के चमत्कार कर लेना। ठीक है। तो ये आपका पूरा 23 क्वेश्चन वाला सेट मैंने बताया है। उत्तर भी बताए हैं, ऐसा नहीं कि उत्तर नहीं बताया, आपको पूरे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर बताए हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारा ये जो मेंस एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप जुड़ जाइए। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे ना मेंस एजुकेशन, तो आपको मिल जाएगा हमारा ग्रुप। उसमें आपको ज्वाइन करना है और ज्वाइन करके कमेंट करके बता देना कि आपको PDF चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो आप उस पर कमेंट करेंगे और बताएंगे, आपको हम वहाँ पर PDF सेंड कर देंगे। डेली आपको आपकी वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड पूरी जानकारी हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी और उत्तर सहित सारे पेपर भी मैं आपको बताऊँगा। और उन्हीं सेट को लगा लेना, बिल्कुल विश्वास करिए आप 100%, और निश्चित आपको सफलता मिलेगी। 80 में से आउट ऑफ 80 ऐसा सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है पूरा। धन्यवाद।